हाय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, इक्का नहीं होगा। अब ताश की गड्डी आपने देखी होगी, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 पत्ते होते हैं। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। 52 पत्ते दो कलर के होते हैं, दो रंगों के होते हैं। एक रंग हो जाता है लाल, लाल रंग, और काला रंग। ठीक है, 52 पत्तों के दो हिस्से कर लीजिए। 26 पत्ते लाल रंग के हैं और 26 पत्ते काले रंग के हैं। अब ये लाल रंग के भी दो प्रकार के पत्ते हैं। लाल रंग के भी दो प्रकार के पत्ते हो गए। ईंट, ईंट के भी 13 पत्ते, और पान, पान के भी 13 पत्ते लाल रंग के। काले रंग के जो पत्ते हैं ये भी दो प्रकार के, दो हिस्सों में बंट गए। एक होता है चिड़ी, चिड़ी का पत्ता, और दूसरे है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के। अब आप समझ गए, 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल रंग के, 26 पत्ते काले रंग के। लाल रंग के पत्तों में 13 पत्ते ईंट के हैं, 13 पत्ते पान के हैं। काले रंग के जो पत्ते हैं 13 पत्ते चिड़ी के हैं, 13 पत्ते हुकुम के। अब देखो, ईंट के 13 पत्ते मतलब 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक का अंक उनमें पड़ा हुआ है। ऐसी यहाँ 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के अंक हैं, उन पे लिखे हुए 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर तक के पत्ते हैं। 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर के पत्ते हैं। 1 नंबर का पत्ता कहलाता है इक्का, ठीक है, एस। 1 नंबर का पत्ता, 1 नंबर का पत्ता, 1 नंबर का पत्ता, 1 नंबर का पत्ता, तो इसको बोलते हैं इक्का। इक्का मतलब एक। तो 4 पत्ते यहां इक्के के हैं, ठीक है, क्योंकि ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला, प्रायिकता ज्ञात करने की वह इक्का होगा। तो पहले तो ये जानना है कि इक्के कितने हो गए? 4। 1, 2, 3 और 4। एक इक्का ईंट का है, एक इक्का पान का है, एक इक्का चिड़ी का है, एक इक्का हुकुम का है। तो इक्कों की संख्या, गड्डी में इक्कों की संख्या, वो जो ताश की गड्डी है, गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी हो गई? 4। इक्के 4 है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। अब ध्यान दीजिए, 1 नंबर से लेकर के 13 नंबर के पत्ते हैं। 11 नंबर का पत्ता कहलाता है गुलाम, या उसको कहते हैं बजीर, ठीक है, ठीक है ना। गुलाम बोलो, बजीर बोलो। 12 नंबर के पत्ते को क्या बोलते हैं? क्वीन, ठीक है, बेगम। 13 नंबर के पत्ते को क्या बोलते हैं? किंग, बादशाह। तो 11 नंबर का पत्ता, 12 नंबर का पत्ता, 13 नंबर का पत्ता, ये 3 पत्ते फेस कार्ड भी कहलाते हैं, जिनमें चित्र बना रहता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 11 नंबर का पत्ता वजीर का, 12 नंबर क्वीन बेगम का, 13 नंबर किंग का, ऐसी यहाँ भी, ठीक है। तो पत्तों के बारे में आपको इस चार्ट को जानने पर जानकारी हो गई होगी कि कौन पत्ता, क्या क्या है पत्तों की स्थिति, ठीक है। तो इक्के कितने हो गए? 4 इक्के हैं। तो बच्चों आप देखो, आप इक्कों की संख्या हो गई आपके पास 4, और कुल पत्तों की संख्या क्या है? कुल पत्तों की संख्या है 52। कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या
कितनी हो गई? 52। ठीक है, एक पत्ता निकाला, अच्छी तरह से फेंटी गई, मतलब जो मालूम न चली कौन सा पत्ता आ रहा है, इसको बोलते हैं यादृच्छा भी कहते हैं इसको। ठीक है, एक पत्ता बिना देखे निकाला, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह पत्ता क्या है? इक्का का है। ठीक है, तो इक्का का पत्ता निकलने की प्रायिकता, ठीक है, पहले सूत्र लिख दीजिए। अनुकूल संयोगों की संख्या, या अनुकूल घटनाओं की संख्या, एक ही बात है। अनुकूल संयोग की संख्या बोलो चाहे अनुकूल घटनाओं की संख्या बोलो, बटे कुल घटनाओं की संख्या। ठीक हो गया। अब आप देखो, अनुकूल संयोगों की संख्या, अनुकूल मतलब इक्का निकल रहे हैं, तो इक्का निकलने के अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 4 इक्के हैं वहाँ, तो अनुकूल संयोग कितने हो गए या अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 4 बटे कुल घटनाएं कितने हैं? 52। तो अब आप इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 13 चौके 52, तो ये हो गया 1/13। 52 ताश के पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचा गया है। ठीक है, उस पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता ये है। दूसरा पार्ट देखिए, एक इक्का नहीं होगा, जो पत्ता निकाला गया वह इक्का नहीं होगा। तो इस प्रश्न को, दूसरे वाले को दो हिस्सों में आप बांट सकते हैं। इक्का होने की प्रायिकता, प्लस इक्का न होने की प्रायिकता बराबर 1। किसी घटना का होना या किसी घटना का नहीं होना, उन दोनों की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इक्का होने की प्रायिकता, एक पत्ता खींचा, इक्का होने की प्रायिकता या इक्का न होने की प्रायिकता, दोनों का जोड़ कितना हो गया? 1। अब इक्का होने की प्रायिकता कितनी? 1/13 प्लस इक्का न होने की प्रायिकता, बराबर हो गया आपके पास 1। इसको वहाँ ले जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस में, तो इक्का न होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? इक्का न होने की प्रायिकता, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 1/13, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, तो 13 - 1/13 तब बराबर 12/13। ये आ गया इसकी प्रायिकता। इक्का नहीं होगा, जो पत्ता खींचा गया वह इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता ये हो गई, और इक्का होने की ये होगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बना जाएगा। एक तरीका तो इसको करने की ये है। एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, उसको भी आप देखिए, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका आप देखिए। अब देखो, जो पत्ते निकाले गए, यदि इक्का न आया, ठीक है, खींचा गया पत्ता खींचा गया ना, एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, पत्ता इक्का नहीं है, तो इसके संयोगों की संख्या,
ठीक है। इसके संयोगों की संख्या या घटनाओं की संख्या आप देख सकते हैं। 52 ताश की गड्डी में से 4 तो इक्के हैं और बाकी इक्के नहीं हैं, तो पत्ता इक्का नहीं है, तो 4 पत्ते इक्के के हटा दो, तो 52 माइनस 4 तो कितना हो गया 48। 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्का नहीं है, ठीक है। और कुल पत्ते कितने हैं 52, तो एक पत्ता जो निकाला गया इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता आप देखो, पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, अनुकूल संयोगों की संख्या, अनुकूल संयोगों की संख्या, अनुकूल संयोग शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बटे कुल संयोग, बटे कुल संयोग, तो कितना हो जाएगा, अनुकूल कितने हैं 48। 48 पत्ते ऐसे हैं जो इक्के नहीं हैं और कुल संयोग हो गए 52, ठीक है। तो आप इसको काट लीजिए आप 4 से, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 एकम 4, 13 चौके 52, तो ये हो गया 12/13, 12/13 हो गया। तो चाहे हम पहले वाला मेथड से करो जो मैंने अभी कराया, चाहे इससे कर लो, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए। त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ABE सर्वांग सम है ACD के, ACD ये सर्वांग समता का चिन्ह है, सर्वांग सम, सर्व अंग समान, तीनों भुजाएं और तीनों कोण समान हैं। दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं तीनों कोण समान हैं, तो वो त्रिभुज का होता है सर्वांग सम। वो त्रिभुज का होते हैं सर्वांग सम होते हैं, सर्व अंग समान। AB बराबर AC, BE बराबर CD, AE बराबर AD, कोण A बराबर कोण A, कोण B बराबर कोण C, कोण E बराबर कोण D, यह है सर्वांग सम, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो कौन कौन सर्वांग सम है, ABE और ACD, ठीक है ना, ये सर्वांग सम है। ये दिया हुआ है आपको, दर्शाए कि क्या दिखाना है, आप देखिए, दर्शाए कि त्रिभुज ADE, ADE ये वाला त्रिभुज और ABC, ABC ये वाले त्रिभुज कैसे हैं, समरूप। ये समरूप का चिन्ह है, ये तो किस चीज का चिन्ह है, सर्वांग समता। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है, सर्वांग समता, कॉन्ग्रेंट। और यहां आपके पास है समरूप, समरूपता, समरूप बोलो या समरूपता बोलो, समरूप, सिमिलर, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC क्या है, समरूप है। समरूप मतलब एक ही जिनका रूप होता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास दिया है, आप देखिए यहां से दिया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, कि त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के। ABE तथा ACD ये सर्वांग सम है। तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भुजा AB बराबर AC, AB भुजा बराबर AC भुजा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। तो AB भुजा और AC भुजा आपस में बराबर होंगे, ये सर्वांग सम है, सर्व अंग समान, ठीक है। तो AB भुजा और AC भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दूसरा क्या आएगा कि जब ये वाला त्रिभुज और
ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा ये और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, सर्वांग सम है। ठीक हो गया। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं, दूसरा देखिए कि भुजा क्या कहा हमने, ए डी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, भुजा ए डी इज इक्वल टू ए। और तीसरी चीज आप देखिए कि कोण ए इज इक्वल टू कोण ए, इस वाले त्रिभुज में भी कोण ए है और इस वाले त्रिभुज में भी कोण ए है। तो कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, ये तो उभयनिष्ठ है। ठीक है डियर स्टूडेंट, उभयनिष्ठ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा करता हूं कि ए बी बराबर ए सी है और ए डी बराबर क्या है, ए ई है। तो मैं इसमें इसका भाग देता हूं, इसमें इसका भाग देता हूं। इसको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 1, इसको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, भाग देने पर ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। इसमें इसका भाग दिया, क्या किया, इसमें इसका भाग दिया, इसमें इसका भाग दे दिया। तो ए डी बाई ए बी बराबर ए बटे ए सी। अभी क्या निकला आपके पास, ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। और तीसरी चीज आपके पास क्या है कि कोण ए उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोण ए तो उभयनिष्ठ है, दोनों का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। कैसे मालूम चल रहा है, साइड एंगल साइड से। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। दो त्रिभुज ले रखे थे हमने, कौन कौन त्रिभुज ले हुए हैं आप देखो। हमने कहा कि ए बी बराबर, ये दो त्रिभुज थे ना, ए बी ई और ए सी डी में ये बराबर ये था, ये बराबर ये था, कोण ए उभयनिष्ठ था। तो हमने क्या किया, इसमें इसका भाग दे दिया तो ये निकल गया। अब यहां पर आप देखो कि ए डी बटे ए बी, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी। अरे कोण ए दोनों का उभयनिष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन त्रिभुज हैं, ये इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा, इस वाले त्रिभुज की ये भुजा और इस वाले त्रिभुज की ये भुजा। ठीक है ना। और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, इस वाले त्रिभुज का भी है और इस वाले त्रिभुज का भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा कब होता है त्रिभुज, इसका मतलब यदि ऐसी बात आ रही है, ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएंगे, समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुजों के कुछ प्रमेय हैं। तो किस प्रमेय से हो रहा है, साइड एंगल साइड। आप देख रहे हैं साइड साइड का रेशियो, इसका इसका अनुपात, इसका इसके अनुपात के बराबर है, तथा ये कोण दोनों में है। ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, उससे ये दो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ये प्रमेय है एक।
ठीक है ना। ये प्रमेय हेडियर स्टैंड एक प्रमेय आपने 10th में पढ़ी है इसी क्लास में। प्रमेय है ये साइड एंगल साइड वाली, मतलब संगत भुजाओं में संगत भुजाएं यदि समान अनुपात में हैं, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं यदि समान अनुपात में हैं तथा उनके एक कोण कोई बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में वे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी आपने देखा संगत भुजाओं का अनुपात, इसका अनुपात समान है तथा ये कोण, ये वाला कोण इस त्रिभुज का भी कोण है और इस वाले त्रिभुज का भी कोण है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो ये समरूपता की कंडीशन है, साइड एंगल साइड कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था कि ADE और ABC क्या हैं, समरूप हैं। प्रूव्ड, सिद्ध कर दिया, ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, तो इस रूप में आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रश्न में अथवा या तो इसको करो या इसको करो, तो ऐसे एग्जाम में आपके पास आएगा तो जो सरल आपको लगे वो आप करेंगे। दूसरा इसमें यही है कि आकृति में ये आकृति दी हुई है, ये इसी प्रश्न की आकृति है। यदि टीपी और TQ ओ केंद्र के वृत्त केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस प्रकार हैं कि ये वाला जो कोण बन रहा है कोण POQ ये 110 अंश है, तो इसका मान चाहिए कोण PTQ का। तो पहले मैं इसको हल कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए। ये किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है। एक वृत्त है, इसको ध्यान से देखिए। ये कोई वृत्त है, ठीक है ना, ठीक है ना। वृत्त बहुत एक्यूरेट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये कोई वृत्त है, ये इसका केंद्र है। एक बिंदु Q से, ये कोई बिंदु Q है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यहां से माना ये बिंदु कोई P है माना, तो यहां से इस पर स्पर्श रेखा खींची, ठीक हो गया। और O केंद्र का वृत्त है, तो मैंने इसको भी इससे मिला दिया, तो OP तो हो गई त्रिज्या, ये हो गई स्पर्श रेखा की लंबाई, और इसको मैं इससे मिला देता हूं, ठीक है। इस Q से मैंने केंद्र को मिला दिया तथा Q की केंद्र से दूरी OQ है 25 सेंटीमीटर और OP इसकी लंबाई कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको इसको ज्ञात करना है, यह है त्रिज्या। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा डाली गई, वैसे दो स्पर्श रेखाएं होती हैं, एक यहाँ भी आती है, परंतु हमारा एक ही में काम चलेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्पर्श रेखा खींची गई है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और किसी बाह्य बिंदु Q से, ठीक है, बाह्य बिंदु Q से स्पर्श रेखा खींची QP, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और इस बाह्य बिंदु से केंद्र की दूरी, वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, OP त्रिज्या है, तो OP का मान चाहिए। अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्या रखनी है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण होता है। यदि ये कोण 90 अंश का है तो 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण, और आपको मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर OQ का वर्ग बराबर
किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं का वर्ग का योग, कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। ये तो पढ़ा आपने पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मैंने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योगफल के बराबर होता है। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण। किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग ओ क्यू का वर्ग बराबर इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग। अब ओ क्यू वर्ग कितना हो गया? ओ क्यू वर्ग ये है 25, तो 25 का स्क्वायर बराबर क्यूपी वर्ग। क्यूपी है 24, 24 का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर। ओपी क्या है? ये त्रिज्या भी है। ठीक है, अब यदि मैं ओपी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसको यहाँ ले लेते हैं, तो ओपी स्क्वायर बराबर यहाँ के माइनस हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। अब एक तरीका तो ये है, इसका वर्ग करिए, इसका वर्ग करिए, इसमें से ही घटाइए। मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र का उपयोग कर रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका वर्ग निकाल दीजिए 625, इसका वर्ग निकाल दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है ना। या मैं एक दूसरा तरीका क्या लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे 25 प्लस 24 और एक बार घट जाएंगे 25 माइनस 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ओ पी स्क्वायर बराबर 25 और 24 हुआ 49 और 25 में से 24 गए 1, तो ओ पी स्क्वायर कितना हो गया? ओ पी स्क्वायर बराबर 49, 49 एक 49, तो ओ पी कितना हो जाएगा? ओ पी इज इक्वल टू वर्गमूल 49। अब वर्गमूल 49 कितना होगा डियर स्टूडेंट? 7 इंटू 7, 7 गुणा 7 49, और वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। आप लिख सकते हैं मात्रक, क्योंकि मुझे मालूम यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा सीधी सीधी। मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है, मात्रक दिया हुआ है वो है सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर कितना आ गया? वृत्त की त्रिज्या। तो उत्तर लिख दीजिए लास्ट में, यहाँ पर लिख देता हूँ वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। ठीक हो गया? इस टाइप का प्रश्न आपके पास आना ही आना है, तैयारी कर लीजिए। ठीक हो गया? तो चलो ये तो हो गया। अब मैं अथवा वाला करता हूँ, अथवा वाला पार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के 2 पार्ट हैं। 2 पार्ट मतलब अथवा में है ना, और भी दिया हुआ है, तो एक तो मैंने पार्ट कर दिया है, अब मैं अथवा वाला भी कर देता हूँ। आपको पेपर में एक ही हिस्सा करना है, दोनों नहीं करने हैं। जो आपको आया ठीक से वही आप करेंगे, ठीक है ना, दोनों आपको नहीं करने हैं। जब अथवा है, अथवा का मतलब ही ये होता है कि या तो आप इसको करेंगे या इसको करेंगे। अब मैं अथवा वाला प्रश्न कर रहा हूँ। अथवा ये वाला, ये चित्र बना हुआ है, ये कोई बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, टी पी और टी क्यू। ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है। केंद्र पर 110 डिग्री का कोण है, आपको दिया गया है कि पी ओ क्यू बराबर 110। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब आप ध्यान दीजिए, ये स्पर्श रेखा है और यह है त्रिज्या। स्पर्श रेखा यह है त्रिज्या, तो ये कोण 90 अंश का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 अंश का कोण। यहाँ देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में भी 90 अंश का कोण, ठीक है। तो ये एंगल 90 का है, ये एंगल 90 का है, ये 110 का, तो ये निकल जाएगा क्योंकि चतुर्भुज है, 4 भुजाएं होगी ना, ठीक है। तो आप देखिए
चतुर्भुज चतुर्भुज नाम लिख लीजिए POQT में, चतुर्भुज POQT में क्या क्या है? एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। POQ दिया हुआ है, ठीक है। एंगल कौन सा, इसका नाम बोलिए OPT। OPT इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। क्यों हो गए 90 अंश? स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्रीज, ये 90 है, और ये वाला कोण भी 90 है, ये वाला। इसका नाम क्या बोलूं? OQT। एंगल OQT ये भी 90 अंश है, ठीक है। जहां पर कोण बना रहता है ना, उसको बीच में रखते हैं, OQT। ये ऐसा पढ़िए TQO। अब आप देखो, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। त्रिभुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो कोण POQ प्लस ये वाला कोण OPT प्लस ये वाला कोण OQT प्लस ये वाला कोण PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण धन ये वाला कोण 360 अंश। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है, ठीक है ना। अब वैल्यू रख लेते हैं। POQ कितना है? POQ 110 है। OPT कितना है? ये 90 डिग्री है। OQT कितना? ये भी 90 डिग्री है। प्लस एंगल PTQ निकालना है, ठीक है। ये 360 अंश। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो, शून्य 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 में जोड़ा शून्य, 9 9 18, 18 1 19 का 9, 1 1 1 2, 290 डिग्री प्लस एंगल PTQ बराबर 360 अंश। तो PTQ का मान निकालना चाहेंगे तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 290 डिग्रीज, ठीक है। घटा दीजिए, शून्य में से शून्य गया, ये 16 में से 9 गया 7, तो 70 डिग्रीज आ गया। इस कोण का मान कितना हो गया? 70 डिग्रीज हो गया। तो उत्तर लिख दीजिए कि कोण PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ये वाला कोण पूछा हुआ था, PTQ का मान बताइए, ये निकल गया 70 डिग्रीज, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यदि 10A प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 10A माइनस बी इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, और ये कंडीशन दे रखी कि A प्लस बी, A और B दोनों कोणों को जोड़ेंगे, उनका मान 0 और 90 के बीच आएगा। A प्लस बी लेस देन 90 का मतलब क्या हुआ? दोनों कोणों का योगफल 90 से कम। और A प्लस बी 0 इज लेस देन A प्लस बी का मतलब क्या हुआ? A प्लस बी का मान 0 से बड़ा, और A कोण B से बड़ा है। A इज ग्रेटर देन B, ये बड़े का चिन्ह है, A बड़ा है B से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। कोण A और B चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, गिवन दिया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट? ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक तो दिया हुआ है tan A प्लस B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और tan A माइनस B इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारे पास क्या है? tan A प्लस B दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका मतलब हो गया tan A प्लस B इज इक्वल टू tan 60 डिग्रीज। tan 60 का मान ये होता है वर्गमूल 3, ठीक है। तो मैंने वर्गमूल 3 की जगह क्या लिख दिया? tan 60।
tan 60 बराबर वर्गमूल 3। अब आप क्या कर देंगे, यहाँ से भी tan हटा दीजिए, यहाँ से भी tan हटा दीजिए, तो इसका मतलब हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया, यहाँ से भी tan हटाए, यहाँ से भी tan हटाए, तो a प्लस बी कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। अब दूसरा क्या दे रखा है हमारे पास कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 का मतलब क्या है कि tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3। तो मैंने 1/√3 की जगह क्या रख दिया, tan 30 डिग्री, tan 30। अब यहाँ से भी tan हटाइए, यहाँ से भी tan हटाइए, तो इसका मतलब हो गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समझ रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से tan हटा दीजिए, यहाँ से tan दोनों जगह है तो हटा देते हैं। अब दो समीकरण मेरे पास हो गई कि a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हो गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे a और b के मान चाहिए, न तो a पता न b पता, दोनों अज्ञात हैं, तो इसलिए दो समीकरणें आ गई, इसलिए दो कंडीशन दे दी, क्योंकि दो अज्ञात राशियों के मान यदि ज्ञात करने हैं कम से कम दो समीकरणें चाहिए, दो समीकरणें आ गई। अब मैं यहाँ पर यदि इसमें इसको जोड़ूंगा तो a में a जुड़ेगा तो 2a, प्लस b में माइनस b जुड़ेगा, ये कट जाएगा, तो मैं जोड़ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a में a जुड़ेगा तो 2a, अरे प्लस b माइनस b कट जाएगा, और 60 में 30 जुड़ेगा तो 90 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। a का मान कितना हो गया, 45 डिग्रीज आ गया, a का मान 45 आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखो a का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, a बराबर 45 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, मेरे पास जब a का निकल गया ना तो यहाँ रख देता हूँ, b का निकल जाएगा। तो a कितना है 45 डिग्रीज प्लस b बराबर 60 डिग्री, a बराबर 45 धन b बराबर 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 15 अंश। ठीक है, तो मेरे पास कोण निकल गए जो आपको पूछा गया था। यहाँ पर उत्तर लिख लेता हूँ, आप लास्ट में लिख देंगे कोण a और b का मान निकाले, तो a बराबर मेरे पास आ गया 45 डिग्रीज और b बराबर आ गया 15 डिग्रीज। बस कितना सरल सवाल है। ठीक है, 2 नंबर आपके तैयार हो गए। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए डियर स्टूडेंट, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो गए। अभी तक क्वेश्चन नंबर 16 तक 2 नंबर के थे। पहले हमने 1 मार्क्स के किए, फिर 2 मार्क्स के किए, अब 4 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हुए। बड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी होती है। यदि किसी भिन्न, अब हमको भिन्न का पता ही नहीं है कि भिन्न क्या है, तो मान लेते हैं माना वह भिन्न क्या है, भिन्न
एक्स बटे वाई है, ऐसा तो होती भिन्न। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऐसे तो होता है, भिन्न ऐसी तो होती है अंश और हर के रूप में। माना वो भिन्न एक्स बटे वाई है, जहाँ एक्स क्या है अंश है और वाई क्या है हर है। ऐसा भी लिख सकते हैं, माना भिन्न का अंश एक्स है और भिन्न का हर क्या है वाई है। ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार ऐसा लिख देता हूँ, प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें क्या है, दो बातें दे रखी हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 2 जोड़ देते हैं x+2 और हर में भी 2 जोड़ देते हैं y+2। अंश में भी 2 जोड़ देंगे, y में भी 2 जोड़ देंगे, हर में भी 2 जोड़ देंगे। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, अब भिन्न कितनी हो गई 9/11। हमारे हिसाब से भिन्न ये है, और आपके पास जो प्रश्न है वहाँ दे रखा है कि भिन्न 9/11 हो जाती है, इसका मतलब दोनों बराबर हैं। अब थोड़ा मैं इसको हल कर लेता हूँ, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, वज्र गुणन। तो दिस इम्प्लाइज दैट 11 गुणा गया, 11 की गुणा यहाँ x+2 बराबर 9 की गुणा यहाँ 9 गुणा गया y+2, इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। अब कर दो अंदर गुणा, दिस इम्प्लाइज दैट इसकी गुणा इसमें तो हो जाएगा 11x प्लस इसकी गुणा इससे 11 दूने 22, क्योंकि ब्रैकेट पूरा है ना, इस पूरे 11 की गुणा इसमें भी होगी और 2 में भी होगी। तो 11x+2 11x प्लस 11 दूने 22 बराबर 9 की गुणा y में भी होगी और 2 में भी होगी, तो 9y प्लस 9 दूनी कितना हो गया 18। 9y को इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि 11x इधर प्लस है, बाएं पक्ष में हो गया 9y, 11x माइनस 9y बराबर इस प्लस 22 को वहाँ ले गए तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1, एक समीकरण ये होगी 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक हो गया। अब दूसरी शर्तानुसार, अभी तो एक ही समीकरण बनी, क्योंकि न तो अंश मालूम, ना हर मालूम, ना x मालूम, ना y मालूम, इसका मतलब 2 समीकरणें बनानी पड़ेंगी। तो एक तो कंडीशन मिल गई, दूसरी दे रखी फिर, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी यहाँ पर लिख देता हूँ द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी कंडीशन क्या है उसको देखिए आप, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश में 3 जोड़िए, हर में भी 3 जोड़िए। ये अंश में 3 जोड़ो, हर में 3 जोड़ो, तो ये भिन्न हो गई। और वो कह रहे हैं कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वो कितना हो गया 5/6। हमारे हिसाब से ये हुआ, वो कह रहे हैं 5/6, इसका मतलब दोनों बराबर हो गए 5/6। अब इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो x+3 गुणा गया 6, क्योंकि 6 की गुणा इसमें भी होगी इसमें भी होगी, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। इसके और 5 की गुणा y+3 गुणा गया 5, इसकी गुणा दोनों की गुणा 5 के साथ होगी, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब आप देखो इसकी गुणा इससे 6x प्लस 6 की गुणा 3 में 18, 5 की गुणा y में 5y, 5 की गुणा 3 में 15। इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लो, 6x प्लस इधर आके -5y बराबर, इसको वहाँ ले जाएंगे तो 15 और ये वहाँ जाके -18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। समीकरण नंबर 2 हो गया। मेरे पास 2 समीकरणें आ गई। एक समीकरण है 11x माइनस 9y बराबर -4, और मेरे पास दूसरी समीकरण आ गई कि 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब मैं इन दोनों समीकरणों को मुझे हल कर देना है, इनको मैं लिख देता हूँ। देखिए अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है,
मुझे तो समीकरण निकालनी थी ना, और तो समीकरणों को हल करना है। तो एक समीकरण क्या है कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ये तो है समीकरण नंबर 1। और दूसरी ये है 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरण हो गए हमारे पास। अब मुझे इनको हल कर देना है। ठीक है, आज समीकरण हल करने के आपने डिफरेंट मेथड पढ़े हैं। ठीक है, अलग अलग विधियों से आपने समीकरण को हल करना पड़ा हुआ है। तो जो विधि आपको उचित लगे, ठीक है, जो विधि आपको सरल लगे, उस विधि का आप प्रयोग कर लेना। ठीक हो गया। अब आप देखो, ये दो समीकरणें हैं, मैं क्या करूंगा, विलोपन विधि से करता हूं। एक बार x खत्म कर देता हूं, x कैंसिल हो जाएगा तो फिर y का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा करता हूं, इसमें 5 से गुणा कर लेता हूं, 9 को बना देता हूं 45, और इस 5 को भी बना देता हूं 45। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 45। समीकरण 2 में 9 से गुणा करूंगा तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, अब देखो ध्यान से, समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहा हूं, तो 5 से गुणा इसमें भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। 5 से गुणा करूंगा तो 55x, यहां 5 से गुणा करूंगा तो 45y, यहां 5 से गुणा करूंगा तो 20। ये हो गया समीकरण नंबर 3। इस वाले समीकरण में 9 से गुणा करूंगा तो 9 छक्के 54x, 9 से गुणा करूंगा 9 पंजे 45y, बराबर 9 से गुणा करूंगा तो -27, समीकरण नंबर 4। अब मैंने इसको, ये 4 बन गई, ये 3 बन गया, ये वाली 4 बन गई। अब ध्यान दीजिए क्या है बराबर, -45 और -45 बराबर है, पर इनका चिन्ह भी सेम है। तो ऐसी स्थिति में घटा दो, क्या कर दो, घटा दो। समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं घटाने पर, घटाने पर, या लिख दो समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाने पर। जब इसमें से इसको घटाएंगे, इस ऊपर वाले से नीचे वाले को घटाएंगे, तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। घटा दिया, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब देखो -45y और प्लस 45y, -45y धन 45y, एक धन का एक ऋण का बराबरी तो कट गए। अब ये हो गया 55x -54x, तो 55 में से 54 गया, एक मतलब x, केवल x रह गया, बराबर ये है +27 +27 -20 +27 -20, तो ये हो गया 7, तो x बराबर हो गया 7। ठीक हो गया, x का मान मेरे पास क्या आ गया, 7 आ गया। तो मैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये जो x आया ना, x बराबर 7 आया, इसको मैं समीकरण 2 में रख लेता हूं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 2 में रखूंगा तो 6 गुणा गया x बराबर 7, 7 -5y बराबर -3। ठीक हो गया, x की जगह 7 रख दिया मैंने। अब 7 छः हुआ 42, 42 -5y बराबर -3। ये 42 वहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू -3 -42, तो -5y इज इक्वल टू -45। तो y का मान यदि आप निकालना चाहते हैं तो -5 इसके नीचे आ जाएगा, -45/-5।
ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आप कह सकते हैं। कटने से अच्छा ये है माइनस माइनस प्लस, 5 9 45, तो y बराबर कितना हो गया 9। y का मान आ गया 9 और x का मान कितना है, x का मान 7 है, तो मुझे भिन्न निकल जाएगी, इसलिए वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहीं पर उत्तर लिख लेता हूं, वह भिन्न, भिन्न मैंने क्या माना हुआ था, x बटे y, और x का मान कितना आया, x का मान आ गया 7 बटे y का मान कितना हो गया 9, तो भिन्न कितनी हो गई 7 बटे 9, वह भिन्न कितनी थी 7 बटे 9 थी। आया समझ में, भिन्न कितना आएगा डियर स्टूडेंट 7 बटे 9, और जब आपका ये उत्तर आएगा तो आपको ठीक 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए, इन समीकरणों में उत्तर की जांच भी कर लेनी चाहिए कि मैंने जो किया मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ध्यान दीजिए, थोड़ा उत्तर की जांच भी सीखना चाहिए आपको कि आपने 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में किया, आपको सरल लगा, आपने कर भी दिया, पर कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो आप क्या करेंगे, भिन्न क्या है आपके पास, वह भिन्न जो आपको निकालना था, भिन्न 7 बटे 9। अब इसमें शर्त देखो, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दूँ, 2 जोड़ दूँ, अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा 9 बटे 11। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9 बटे 11 हो जाता है, बिल्कुल सही। इसका मतलब जो हमारी भिन्ना है बिल्कुल सही है। दूसरी स्थिति देखिए, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यह है भिन्न, अंश में भी 3 जोड़ा और हर में भी 3 जोड़ा, तो 7 और 3 10, 10 बटे 12, 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, तो वो कितनी होगी 5 बटे 6। 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5 बटे 6 हो जाती, बिल्कुल सही। ये रफ में करना है। तो अब आप कह सकते हैं कि पूरे 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही है आपने किया हुआ। ठीक हो गया, तो ऐसी टेस्टिंग भी आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।